मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन पे सेम डिस्टेंस पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो तो क्या रिलेशन होगा दोनों में? एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड वो डबल आता है, किसकी कंपेरिजन में? इक्वेटोरियल लाइन की कंपेरिजन में। एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो एन पोल बन जाएगा, क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल बन जाएगा। ये आपके काफी काम आएगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। क्या ये दोनों फोर्स मिलके इस बार मैग्नेट को घुमाने की कोशिश करेंगे? ये बार मैग्नेट है, एक फोर्स इधर खींच रहा है इसको, एक इधर खींच रहा है, तो ये तो ऐसे घूम जाएगी। इसका मतलब दोनों फोर्स मिलके इस बार मैग्नेट को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करने पे क्या आता है? साइन थीटा आता है ना। तो ये m क्रॉस b ऐसे भी लिखा जा सकता है फॉर्मूला। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। आपको एक बार मैग्नेट दे रखी है और उसके आसपास हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एक तो एक्सियल लाइन के ऊपर और एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। सबसे पहले हम एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। ये कोई पॉइंट ए ले लिया और सपोज करो ये जो पॉइंट है ये किसी डी डिस्टेंस के ऊपर है। मैग्नेट के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? डी डिस्टेंस पे है। ये सेंटर ऑफ द मैग्नेट हो गया जिसको ओ बोल देते हैं। और आपको पता है कि मैग्नेट की जो टोटल लेंथ है वो क्या मानी जाती है? 2l मानी जाती है। तो सेंटर से किसी भी एक पोल की डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? l लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमको दे रखी है और हमें इस ए पॉइंट के ऊपर जो कि मैग्नेट की एक्सियल लाइन के ऊपर है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखो यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया जाता है। कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि सबसे पहले आप इस मैग्नेट के जो अलग अलग पोल्स हैं इनकी वजह से ए पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो और उसके बाद में उसका वेक्टर एडिशन कर लो। मान लो कि ये जो मैग्नेट है इसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं? ये होगा स्मॉल m इंटू 2l। पोल स्ट्रेंथ को अगर डिस्टेंस बिटवीन द पोल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? दोनों पोल्स की वजह से इस ए पॉइंट के ऊपर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पहले तो, कि साउथ पोल कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और नॉर्थ पोल कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उसके बाद में उसका वेक्टर एडिशन कर लेंगे तो अपने पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये देख के बताओ कि ये जो साउथ पोल है ये इस ए पॉइंट से कितना दूर है? ये जो साउथ पोल है ये इस ए पॉइंट से कितना दूर है? तो ये वाली दूरी कितनी है? डी। और सेंटर से साउथ पोल की दूरी कितनी है? एल। तो टोटल दूरी कितनी हो गई यहां से यहां तक की? डी प्लस एल हो गई ना। इसी तरीके से बताओ कि नॉर्थ पोल इस ए पॉइंट से कितना दूर है? तो ये यहां से यहां तक की दूरी डी है, सेंटर से नॉर्थ पोल की दूरी एल है, तो डी में से अगर एल माइनस कर दिया जाए तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी डी माइनस एल। सिंपल एकदम। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता है कि अगर कोई भी मैग्नेट हो उसके किसी भी पोल से आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना हो, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, आप इसको याद रखो, ये काम आएगा। जैसे ये मैग्नेट है और इसके किसी भी पोल से आर दूरी पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना हो तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी हाँ स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल एम का मतलब क्या है? पोल स्ट्रेंथ, और आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, है ना। आर का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो जैसे ये जो साउथ पोल है इसका इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है दोनों पोल्स के लिए बारी बारी ए पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिस भी डायरेक्शन में आएगा उसको हम वेक्टर एडिशन से ऐड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। चलो बताओ कि ये जो साउथ पोल है इसकी वजह से ए पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द साउथ पोल एट पॉइंट ए, बताओ कितना आएगा? इसको मैं B1 लिख देता हूं। तो फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, और दूरी कितनी है यहां से यहां तक की? D प्लस एल है ना, तो D प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी तरीके से जो नॉर्थ पोल है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ पोल,
तो नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड, इसको B2 बोल देते हैं, यह आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, और ये दूरी कितनी है D माइनस एल, तो D माइनस एल का होल स्क्वायर कर दिया। अब डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो याद करो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल के लिए हमेशा आउटवर्ड होता है और साउथ पोल के लिए हमेशा इनवर्ड होता है, बताया था क्या। तो ये जो साउथ पोल है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ए पॉइंट के ऊपर वो साउथ पोल की तरफ आएगा, इनवर्ड आएगा, तो साउथ पोल की तरफ आएगा B1। साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 वो किधर आएगा, साउथ पोल की तरफ आएगा। और नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट के ऊपर किधर आएगा, नॉर्थ पोल से हमेशा आउटवर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर की तरफ आएगा, यानी कि B2 की डायरेक्शन इधर होगी। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में, और दो वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, हम डायरेक्टली उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो डायरेक्टली इनको क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो इससे हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। कौन से में से कौन सा माइनस करना है, ज्यादा में से कम वाला मैग्नेटिक फील्ड माइनस करेंगे। देखो D माइनस एल छोटा होगा D प्लस एल से, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, यानी कि B2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, B1। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी होती है तो ओवरऑल आंसर बड़ा आता है। बाकी चीजें तो कॉमन ही है दोनों में, यहाँ पे D प्लस एल है, यहाँ पे D माइनस एल, क्योंकि D माइनस एल छोटा है इसलिए B2 ज्यादा आना चाहिए B1 से। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना है, दोनों को माइनस कर लो, जो कॉमन है उनको अलग कर लो एक बार। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, ये कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन D माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन D प्लस एल का होल स्क्वायर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू, ये देखो एलसीएम क्या लेंगे, D माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू D प्लस एल का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा D प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस D माइनस एल का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर दो इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, देखो नीचे आप क्या लिख सकते हो इसको, D माइनस एल इंटू D प्लस एल को तो D स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, फिर इन दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। फिर आप इसको ओपन करो, देखो D प्लस एल का होल स्क्वायर क्या होता है, D स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2DL, और D माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होगा, D स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2DL, तो देखो बीच में माइनस है, तो जो D स्क्वायर एल स्क्वायर वाली जो टर्म है दोनों में वो तो हो जाएंगी कैंसिल, और इसका 2DL और इसका जो माइनस 2DL है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा प्लस 2DL, यानी कि 4DL आ गया आंसर, 4DL। इसको सॉल्व करने पे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2L इंटू 2D, कोई दिक्कत इसमें, 4DL को ऐसे लिख दिया, अपॉन में D स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा है इसको, देखो m इंटू 2L को हम क्या बोल सकते हैं, m इंटू 2L को क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, यानी कि जो फॉर्मूला है वो छोटा होके बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2D अपॉन D स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज एज्यूम की जाती है कि ये जो D है ये काफी ज्यादा है L या 2L की कंपैरिजन में, तो अगर D ज्यादा है L की कंपैरिजन में तो L स्क्वायर वाली टर्म बहुत छोटी हो गई D स्क्वायर की कंपैरिजन में, तो L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। यहाँ पे ये माना जा रहा है, ये मानते हैं हम लोग, लेट D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो तो D स्क्वायर पावर 2 यानी कि D की पावर 4 बन गया, एक D ऊपर भी है, देखो कैंसिल होके फाइनल आंसर क्या आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, और D से एक D कैंसिल होके D क्यूब बचेगा नीचे। आया समझ में, ये अपना आंसर। मतलब कोई भी बार मैग्नेट हो उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन D क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन D क्यूब अपना आंसर होगा। D मतलब मैग्नेट के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस, और डायरेक्शन किधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा था, B1 ज्यादा है या B2 ज्यादा है, बोलो, B2 ज्यादा है ना भाई, यहां पे देख लो
ये B2 ज्यादा है B1 से, देख के पता चल रहा है। तो B2 की डायरेक्शन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हमेशा बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में रिजल्टेंट आता है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है तो बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं और रिजल्टेंट किधर आता है, बड़े वाले वेक्टर की तरफ आता है। मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है बताओ? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर है? लेफ्ट से राइट की तरफ। नेट मैग्नेटिक फील्ड भी किधर आ रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो बी के ऊपर और इधर एम के ऊपर आपको वेक्टर सिंबल लगा देना है। तो ये अपना आंसर आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? है ना आसान एकदम। ठीक है, एक बार देख लो शुरू से लेकर लास्ट तक इस डेरिवेशन को। कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है, चलें फिर आगे। देखो अब हम जो बार मैग्नेट है उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके देखेंगे। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? मैग्नेट को दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को तो बोलते हैं डायपोल एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल एक्सिस या इक्वेटोरियल लाइन। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पोल से कितना दूरी पे है वो दूरी देखते हैं। पहले तो इस पॉइंट की सेंटर से दूरी मान लेते हैं d, और मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में दूरी होती है 2l। तो हाफ डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? l लिख सकते हैं। तो मैं इसको l और l करके लिख देता हूं। एक ही बात है। मैग्नेट के दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ बराबर होती है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पोल स्ट्रेंथ हो गई। सबसे पहले तो दोनों पोल्स की इस पॉइंट से दूरी बताओ। ये जो साउथ पोल है ये इस पॉइंट से कितना दूर है देख के बताओ, कितना दूर है? ये वाली दूरी है l, ये वाली दूरी है d। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो ये वाली दूरी कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ऐसे ये नॉर्थ पोल इस पॉइंट से कितना दूर है? तो ये वाली दूरी भी क्या आएगी? d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, दूरी पता चल गई। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये जो पोल है और ये जो पोल है इनकी स्ट्रेंथ बराबर है, और इस पॉइंट की इन दोनों पोल से दूरियां भी बराबर है। अगर पोल्स की स्ट्रेंथ बराबर है, इस पॉइंट से इन दोनों पोल्स की दूरी बराबर है, तो दोनों पोल्स का उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी तो बराबर ही आएगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है एक तो पोल स्ट्रेंथ के ऊपर और एक डिस्टेंस के ऊपर। तो वो इस पोल के लिए इस पोल के लिए बराबर हो गई पोल स्ट्रेंथ, और इस पॉइंट की दूरी भी इन दोनों पोल से बराबर आ रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा? बराबर आएगा। तो इसको B1 इक्वल टू B2 लिख देता हूं मैं, यानी कि दोनों पोल्स का इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड में बराबर है। कितना आएगा? तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो ये आ गया अपने पास में। तो B1 भी आ गया और B2 भी आ गया। चलो B1 की डायरेक्शन बताओ। साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? डायरेक्शन कैसे देखनी है बताओ? साउथ पोल के लिए इनवर्ड, नॉर्थ पोल के लिए आउटवर्ड। ये है साउथ पोल, साउथ पोल की तरफ होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये हो गया B1। और नॉर्थ पोल के लिए क्या हो जाएगा? आउटवर्ड, यानी कि नॉर्थ पोल से दूर होनी चाहिए। ये हो गया B2। बोलो B1 और B2 की डायरेक्शन समझ में आई क्या? साउथ पोल के लिए इनवर्ड लेना है, नॉर्थ पोल के लिए आउटवर्ड लेना है। अब हम यहां पे इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का टोटल करेंगे, तो उसके लिए कुछ एंगल वगैरह एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, तो ये अगर थीटा है तो देखो एक जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा? थीटा। अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इधर थीटा है तो इधर ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए? थीटा ही होना चाहिए। दोनों ट्राइंगल ये वाला और ये वाला एक जैसे ही है, तो ये थीटा है तो इधर भी देखो एक जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा? थीटा। और ये अगर थीटा है तो इसके सामने की तरफ ये जो एंगल बनेगा, आमने सामने वाला एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये भी थीटा आएगा। एंगल समझ में आया क्या? अब हम कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। क्या यूज करेंगे? कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट कैसे करते हैं? कोई भी वेक्टर हो उसका थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट कोस होता है, दूसरा वाला साइन होता है। तो B1 का थीटा से जुड़ा हुआ इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा B1 cos थीटा। दूसरा वाला कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो आएगा B1
साइन थीटा। ऐसे ही B2 के कंपोनेंट करो, B2 का इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा B2 cos थीटा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा B2 साइन थीटा। अब ये कंपोनेंट मैंने क्यों किए वो समझो। वो इसलिए किया है क्योंकि आपको समझ में आया कि इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का एक एक कंपोनेंट देखो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल, सिर्फ ये दो कंपोनेंट बचे जो कि एक ही डायरेक्शन में है। और अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट तो डायरेक्टली क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? हाँ जी ऐड कर सकते हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। और B1 और B2 बराबर है, इसका मतलब इसको हम 2B1 cos थीटा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B1 कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा क्या आएगा? इस डायग्राम से ले लो, ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है अपन को, बताओ cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यानी l, हाइपोटेनियस यानी कि अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो ये जो 2 है ना इसको इस l के साथ में ले लो, तो m इंटू 2l मिला के क्या बन जाएगा? याद करो m इंटू 2l क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। याद करो फॉर्मूला बताया हुआ है, m स्मॉल m इंटू 2l को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो ऊपर देखो स्मॉल m इंटू 2l मिला के बन गया कैपिटल M, नीचे क्या आएगा? d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, होल पावर कितनी लगा दूं? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, अंडर रूट मतलब पावर 1/2। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2, ऐड किया तो हो गया 3/2। बोलो आया क्या समझ में? है ना आसान एकदम, ये आ गया। अब यहां पे वापस वही चीज एज्यूम कर लो, क्या चीज? d की वैल्यू काफी ज्यादा है l के कंपैरिजन में, तो l वाली जो टर्म है d स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, उसमें अगर आप l स्क्वायर ऐड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये बहुत छोटा होगा, इसको हटा दो। तो d स्क्वायर पावर 3/2, पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 इंटू 3/2 कितना आ जाएगा? बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये लो जी आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। आई बात समझ में? अब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर ही आएगा। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आता है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? याद करो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, तो यानी कि इधर से इधर होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अपोजिट आ गया, अपोजिट आ गया, तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको एक माइनस का सिंबल आगे यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? माइनस का सिंबल आगे लगाना पड़ेगा, जिसका मतलब है जो m की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। याद करो एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो कितना आया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब आया था। मैं दिखा देता हूं, चलो ये देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आ रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब, यानी कि उससे हाफ आ रहा है। तो एक रिलेशन हो गया यहाँ पे, याद रखने वाला पॉइंट है। क्या पॉइंट है? एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इक्वेटोरियल लाइन से डबल आएगा। अगर सेम डिस्टेंस पे फाइंड करोगे ना, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके कंपैरिजन में एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डबल आता है। मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन पे सेम डिस्टेंस पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो तो क्या रिलेशन होगा दोनों में? एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड वो डबल आता है, किसकी कंपैरिजन में? इक्वेटोरियल लाइन की कंपैरिजन में। आया समझ में? देख लो, कोई डाउट है तो इसमें बता दो, इंपॉर्टेंट है। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन इन दोनों के जो डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। लो जी आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। एक करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, बोलो, मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड अगर उसको ड्रॉ किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से हमेशा आउटवर्ड होता है, साउथ पोल के लिए हमेशा इनवर्ड होता है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। अब अगर मैं किसी लूप में करंट फ्लो करता हूं, ये मान लो एक करंट कैरिंग लूप है, ऐसे लूप रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, और इसमें करंट फ्लो कर रहे हो कौन सी डायरेक्शन में, तो ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ये करंट। ये एक्सिस वाली लाइन जिस पोर्शन के ऊपर से हम ड्रॉ करते हैं ना, देखो इधर तो ये खाली छोड़ दिया और इसके ऊपर से हमने इस डॉटेड लाइन को ड्रॉ किया है, तो जिस पोर्शन के ऊपर से आप ड्रॉ करोगे वो हमेशा पीछे की तरफ माना जाएगा और दूसरा सिरा हमेशा आगे निकला हुआ मानेंगे। तो करंट की डायरेक्शन क्या दिखाई देगी आपको, एंटी क्लॉकवाइज। पीछे वाले पोर्शन में करंट इधर गया, आगे वाले पोर्शन में करंट इधर आया, तो कौन सी डायरेक्शन बनी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाया जाए तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा जो ये लूप प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसको अगर एक मैग्नेट से कंपेयर किया जाए तो देख के बताओ, जिस फेस से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है उधर कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल। तो ऊपर वाला जो फेस होगा, ऊपर वाला जो फेस होगा जिधर से करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था, उधर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। समझ में आया? और जिस साइड से करंट आपको दिख रहा था क्लॉकवाइज, अगर मैं ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूं इस लूप में करंट को, तो अगर मैं इसको नीचे से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, करंट क्लॉकवाइज दिखेगा। दूसरी साइड से उल्टा दिखता है, जैसे ऊपर से कोई देख रहा है वैसे ही अगर कोई भी पर्सन अगर नीचे से देख रहा होगा, ये लो ये ऐसे देख रहा ऊपर, ठीक है, तो इसको करंट क्या दिखेगा, इसको दिखेगा क्लॉकवाइज। कौन सा करंट, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट दिखेगा तो उधर कौन सा पोल बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जिस फेज से एंटर करता है वो साउथ पोल होता है, तो साउथ पोल बन जाएगा। याद कैसे रखोगे, याद रखना भी आसान है, एंटी क्लॉकवाइज करंट तो एन पोल, एंटी क्लॉकवाइज एन पोल, बोलने में आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो एन पोल बनेगा, क्लॉकवाइज तो साउथ पोल। दूसरा तरीका याद करने का, कोई भी कॉइल है उसमें सामने से देखा करंट दिखा एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो एन पोल बनेगा इधर, क्योंकि एन के अगर दोनों किनारों पे अगर मैं एरो का सिंबल लगा दूं तो ये वैसे ही घूम रहा है जैसे करंट घूम रहा है ना। और अगर क्लॉकवाइज करंट होता है तो हम साउथ पोल बना देते हैं उधर, क्यों, क्योंकि साउथ पोल के दोनों किनारों पे, इस साउथ के एस सिंबल के दोनों किनारों पे एरो का सिंबल लगाओगे तो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो इसके घूमने की डायरेक्शन, इसके घूमने की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना, समझ में आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो बना के देख लेना एन किधर घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो एन पोल बन जाएगा, क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल बन जाएगा। ये आपके काफी काम आएगा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, उसमें ज्यादा काम आती है ये चीज। तो यहाँ पे हमने ये समझा है कि कोई भी करंट लूप हो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें दोनों पोल बन रहे हैं। अगर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, देखो मैग्नेट के लिए अलग होता है फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। अगर मैं पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, डिस्टेंस बिटवीन द पोल से, तो क्या आ जाएगी, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर करंट लूप दे रखा हो तो उसमें करंट कितना है, लूप का एरिया कितना है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, इसका फॉर्मूला होता है NIA। क्या है फॉर्मूला, NIA। NIA मतलब N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करंट, A मतलब एरिया ऑफ द लूप। इन चीजों के ऊपर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगा। तो जिस कॉइल के लिए ये तीन चीजें ज्यादा होती है उसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। आया समझ में?
तो कॉइल के लिए अलग फॉर्मूला है और मैग्नेट के लिए अलग फॉर्मूला है, दोनों के लिए अलग अलग याद रखना। आ रही है कुछ बातें समझ में? चलें आगे। लो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, पहला क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ M स्मॉल m आर प्लेस्ड राइट एंगल टू ईच अदर विद द नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ द अदर, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये दोनों मैग्नेट है, इनकी पोल स्ट्रेंथ बराबर बता रखी है और दोनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा हुआ है और एक का साउथ पोल दूसरे के नॉर्थ पोल को टच कर रहा है। पहले तो ये बताओ कि किसी भी एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा? दोनों एक जैसी है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ वन मैग्नेट क्या होगा? फॉर्मूला m लिख देता हूं इसको, ये होगा स्मॉल m इंटू l। वैसे तो 2l लिखते हैं, इस दोनों पोल्स के बीच की दूरी को हम 2l मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन में l दे रखा है डिस्टेंस, तो l ही लिखना है, 2l मत कर देना इसको। ठीक है, तो ये एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इधर होगी इस मैग्नेट के लिए, और इसके लिए किधर होगी? साउथ पोल से नॉर्थ पोल, यानी इधर आएगी। इसको अगर मैं इधर ड्रॉ करके बताऊं तो एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ऊपर की तरफ, एक मैग्नेट का है इधर। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, एंगल कितना है दोनों के बीच का? 90 डिग्री। अब दो वेक्टर हैं, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के ही है क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सेम है और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर आपको दे रखा हो, दोनों वेक्टर्स दे रखे हो, तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? आपको तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताना है, मतलब दोनों का रिजल्टेंट बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, याद है क्या फॉर्मूला? दो वेक्टर्स जिनके बीच में एंगल थीटा है तो फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वो लगाना है। तो लगा दो भाई, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना? 0। ये खत्म, ये आएगा 2m स्क्वायर अंडर रूट में, यानी कि √2m आ गया ना, और m कितना है? m इंटू l है, यानी कि फाइनल आंसर क्या आया? √2 स्मॉल m इंटू l। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से करना है। अब अगर मान लो इन दोनों मैग्नेट्स के बीच का एंगल कुछ और दे रखा होता, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होता, 30 डिग्री होता, तब भी हम यही फॉर्मूला लगाते, सॉल्व कर देते। आया समझ में? तो एंगल कितना है दोनों मैग्नेट्स के बीच में, किस तरीके से उनको रखा गया है, वो चीज मैटर करेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इज 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो एक बार मैग्नेट दे रखी है जिसकी पोल स्ट्रेंथ आपको कितनी बता रखी है? पोल स्ट्रेंथ कहां पे दे रखी है भाई? ये रही, देखो ये। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ नहीं दे रखी, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली गिवन है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट कितना दे रखा है? 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर बता रखी है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वो दूरी बता रखी है 50 सेंटीमीटर, है ना? 50 सेंटीमीटर पे बताना है। दो जगह है, एक तो एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल। तो एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? याद करो, एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4 2m अपॉन d क्यूब। μ0/4 होता है 10⁻⁻7 के बराबर। m की वैल्यू है 0.4 डिवाइडेड बाय d कितना है? d मतलब 50 सेंटीमीटर, जिसको 0.5 मीटर बोल सकते हो आप, तो 0.5 का क्यूब। थोड़ा सॉल्व कर दो, 10⁻⁻7 इंटू आ गया 0.8, नीचे कितना बनेगा? 0.5 को आप 1/2 भी बोल सकते हो, तो 1/2 का क्यूब यानी 1/8 आ गया ये। तो ये आएगा 6.4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ये आ गया एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपको इक्वेटोरियल लाइन पे पूछा जा रहा है, सेम डिस्टेंस पे, तो इसका तो रिलेशन हमें पता है। इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा
एक्सिस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ होता है, तो हाफ कर दो बस, इसका खत्म कहानी। इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सियल लाइन पे कितना आया था 6.4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। ये आपका आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक बार मैग्नेट लेंगे, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि उसके ऊपर कितना फोर्स या टॉर्क एक्ट कर रहा है। तो एक बार मैग्नेट यहां पे दिखा रखी है जिसमें दो पोल्स होंगे, दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ बराबर होगी m और m। दोनों पोल्स के बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं 2l, तो उसको 2l मान लिया हमने। ये सेंटर ऑफ द मैग्नेट हो गया। किसी भी बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। और इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ये इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। और मान लो कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। तो ये वाली सिचुएशन हमको दे रखी है। हमें ये पता करना है कि इस बार मैग्नेट पे ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स या टॉर्क अप्लाई करेगा। पहले फोर्स की बात करते हैं। एक चीज याद रखो, जब भी आप किसी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके पोल्स के ऊपर जो फोर्स लगता है, लिख देते हैं इधर, फोर्स ऑन द पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट। इस फोर्स का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। F इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू बी। तो ये जो नॉर्थ पोल है इसके ऊपर जिसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो होगा F इक्वल टू m इंटू बी। और डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। एक चीज याद रखिए कि नॉर्थ पोल पे हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और साउथ पोल पे हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और फोर्स कितना लगेगा वही m इंटू बी लगेगा। नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी फोर्स बराबर लगेगा लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। याद रखने वाला पॉइंट है, नॉर्थ पोल पे हमेशा फोर्स किधर लगता है along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। साउथ पोल पे हमेशा फोर्स किधर लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा जी। तो नेट फोर्स कितना आएगा यहाँ पे, नेट फोर्स बता दो। अब दो फोर्स है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, ये और ये फोर्स बराबर है, एक दूसरे के अपोजिट है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो इन दोनों को, आंसर आया 0। ठीक है, जो नेट मैग्नेटिक फोर्स आया वो कितना आया 0। यानी कि यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो गई कि ये जो बार मैग्नेट है इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा 0 लगेगा। कब, जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछते हैं ये कि जब भी आप किसी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर नेट फोर्स कितना लगता है, नेट फोर्स लगता है 0। ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं कि क्या ये फोर्स मिलके इस बार मैग्नेट को घुमाने की कोशिश करेंगे। सोचो आप, क्या ये दोनों फोर्स मिलके इस बार मैग्नेट को घुमाने की कोशिश करेंगे। ये बार मैग्नेट है, एक फोर्स इधर खींच रहा है इसको, एक इधर खींच रहा है, तो ये तो ऐसे घूम जाएगी। इसका मतलब दोनों फोर्स मिलके इस बार मैग्नेट को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। और जब भी कोई चीज घूमती है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। तो वो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका एक तरीका है, इन दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी इसको एक बार x बोल देते हैं। तो इस x को आप मल्टीप्लाई कर दो किसी भी एक फोर्स से, तो अपने पास टॉर्क निकल के आ जाएगा जो इस बार मैग्नेट के ऊपर लग रहा होगा। टॉर्क ऑन द बार मैग्नेट कितना आएगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है m इंटू बी, और x कितना है तो x फाइंड करना पड़ेगा। देखो x फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा। ये दो पैरेलल लाइंस है, तीसरी काट रही है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना थीटा। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर,
ये सबसे बड़ी वाली लाइन क्या होती है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, हाइपोटेनियस आपको पता है क्या रिलेशन होगा दोनों में? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है? याद करो, साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। होता है क्या ऐसा? तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई यहां से? x की वैल्यू 2l साइन थीटा। तो बताओ m इंटू 2l ये मिला के क्या बन गया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू b इंटू साइन थीटा। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि बार मैग्नेट पे नेट फोर्स तो जीरो होगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क लगेगा उसके ऊपर। कितना लगेगा? एम बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इस फॉर्मूले को तो m क्रॉस b लिख सकते हो, क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करने पे क्या आता है? साइन थीटा आता है ना। तो ये m क्रॉस b ऐसे भी लिखा जा सकता है फॉर्मूला। बोलो आया क्या? तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्शन क्या आएगी? टॉर्क की। तो जो m क्रॉस b की डायरेक्शन होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी। m किधर है? m की डायरेक्शन इधर है, b की डायरेक्शन इधर है। तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है, m से b की तरफ फिंगर्स को घुमाना है। थंब आपको m क्रॉस b की डायरेक्शन बताएगा, यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। टॉर्क आएगा इनवर्ड। किधर आएगा? इनवर्ड। कौन सा रूल है ये? राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं इसको। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन पता करनी होती है तो उसमें राइट हैंड स्क्रू रूल काम आता है। आया समझ में? देखो इसके दो स्पेशल केस देखते हैं अब, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार। पहला इंपॉर्टेंट केस है कि मान लो कि ये बार मैग्नेट, क्योंकि इस पे टॉर्क लग रहा है तो ये घूम के अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलाइन हो गई, तो थीटा कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर ये बार मैग्नेट आ गई तो थीटा कितना हो जाएगा? कम होके 0। अगर थीटा 0 होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। साइन 0 0 होता है तो टॉर्क आ गया 0। देखो फोर्स तो पहले ही 0 था, टॉर्क भी 0 हो गया। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स और टॉर्क 0 होते हैं उस कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? और क्योंकि इस थीटा इक्वल टू 0 वाली स्टेट में बार मैग्नेट खुद आएगी चल के, क्योंकि इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो इसको ऐसे घुमाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आएगा ऐसे। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो बार मैग्नेट पे जो टॉर्क लगेगा वो उसको घुमा के हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। और जैसे ये बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। पूछते हैं एग्जाम में ये। दूसरा केस, थीटा 180 भी तो हो सकता है। सोचो बार मैग्नेट को अगर मैं ऐसे उल्टा घुमा के ऐसे सेट कर दूं तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो एंगल बन गया 180 डिग्री। साइन 180 भी 0 होता है, यानी कि टॉर्क कभी भी 0 आएगा, फोर्स पहले से ही 0 है। तो ये वाली भी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। तो इसका नाम क्या रखेंगे? तो क्या इस कंडीशन में बार मैग्नेट अपने आप आ रही है क्या? ऐसे अपने आप तो ये थीटा इक्वल टू 0 वाले स्टेट में आने की कोशिश कर रही है टॉर्क की वजह से, उल्टा तो घूमने की कोशिश करेगी नहीं अपने आप। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तो है लेकिन ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है ये, है ना। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए बोला क्योंकि अगर आप थीटा इक्वल टू 180 वाली स्टेट से अगर आप इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दोगे तो ये घूम के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाती है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में आ जाती है। तो इस वाली थीटा इक्वल टू 0 वाली स्टेट को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री वाली स्टेट को हम क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बोलो आया क्या समझ में? है ना आसान एकदम। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।